हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम कल की जो क्लासेस है उसको कंटिन्यू करेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे। इससे पहले की जो भी हमारी क्लासेस थी, 3 लेक्चर अपलोड कर दी गई है। 3 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने एक तो बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर थोड़ी सी देखी थी, फिर सॉइल साइंस में थोड़ी सी बातें की थी, और कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि जो हमारे पास कुछ बेसिक टर्म है उससे रिलेटेड बात की थी, और इंटीरियर पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट के बारे में थोड़ी सी हमने समझी थी। आज हम जब सेशन स्टार्ट करेंगे तो इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट के बारे में बात करेंगे कि इंटीरियर पार्ट क्या होता है, एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है। फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो आज हम इन्हीं दोनों पॉइंट के बारे में जिक्र करने वाले हैं, और कुछ बेसिक भी टर्म होगा उससे रिलेटेड जिक्र करेंगे। फिर आगे हमारा रॉक साइकिल स्टार्ट होगा, फिर टाइप ऑफ रॉक से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से करके हम सॉइल साइंस को अपनी समाप्ति की ओर ले चलेंगे। अभी तो ये 4th क्लास है, 3 क्लास अपडेट हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो इससे यूट्यूब चैनल यानी कि अपने चैनल है एग्रो पाठशाला, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। उसका प्ले लिस्ट भी मैं बना दूंगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज इन द सेंस कि हमें थोड़ा सा ये पता हो जाए कि कल की क्लास में हमने क्या क्या देखा था। विद इन 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लूंगा, बस आपको 2 मिनट में हम सारी चीजें रिवाइज करा देंगे। देखो, हमने कुछ बात की थी बेसिक टर्म के बारे में। तो बेसिक टर्म में हमने ये 3 चीजें सीखी थी। एक तो इससे पहले भी हमने कुछ चीजें सीखी थी, उसको देख लेते हैं। हमने आपको बोला कि सॉइल कैसा होता है नेचर वाइज, तो ये 3D होता है। जबकि लैंड जो होता है वो कैसा होता है, तो ये 2D होता है। 3D और 2D का यहाँ ये मतलब है कि इसमें जो होगा लेंथ भी होगा, डेप्थ भी होगा, विड्थ भी होगा, यानी कि लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। ठीक है, गहराई भी होगा। तो ये सारे टर्म होगा, तो इसे हम 3D कह देंगे। 2D का मतलब है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग बनता है, तो सिर्फ इसका लंबाई और चौड़ाई हम देखते हैं, इसमें हम गहराई नहीं देखते हैं, तो इसे हम 2D कह देते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सॉइल, जैसे कि स्टेटमेंट में आपको दे दिया जाएगा कि सॉइल इज द 2D एंड लैंड इज द 3D। तो आपको उसमें बताना पड़ेगा क्या स्टेटमेंट सही है क्या गलत है। तो सॉइल हमारा 3D हो जाएगा और लैंड हमारा 2D हो जाएगा। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा बजाय दूसरे ऑप्शन के। फिर हमने बात की थी कि एक हमने टर्म पढ़ा था पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी लास्ट में ग्रीक वर्ड है, तो हमने बताया कि जिसके लास्ट में लॉजी लगा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो इसको 2 खंडों में हम तोड़ देते हैं। एक हम खंड कर देते हैं पेट्रो, और दूसरा हम खंड कर देते हैं लॉजी। इस तरह से हम समझते हैं कि पेट्रो का मतलब होगा क्या, रॉक्स, और स्टडी मतलब लॉजी का मतलब होगा इंडिकेट टू साइंस, या फिर हम कह सकते हैं स्टडी। तो रॉक्स का अध्ययन करना पेट्रोलॉजी कहलाएगा। वहीं दूसरा हमारा टर्म था पेट्रोजेनेसिस। पेट्रो, एक तो पेट्रोग्राफी भी था, तो ग्राफी को भी पहले देख लेते हैं। ग्राफी का मतलब होता है क्या, पेट्रो का मतलब होगा रॉक्स, और ग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स हम क्या कहते हैं, उसे पेट्रोग्राफी कहते हैं। वहीं अगर हम तीसरा देखें तो एक था हमारे पास पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस, पेट्रोजेनेसिस का मतलब क्या है, तो पेट्रो का मतलब हो जाएगा रॉक्स, जेनेसिस का मतलब हो जाएगा ओरिजिन। जेनेसिस का मतलब ही होता है कि इस रॉक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्या ये इग्नियस रॉक्स है, क्या ये सेडिमेंट्री रॉक्स से उत्पत्ति हुआ है। तो हम ओरिजिन की बात जब करते हैं तो उससे हम पेट्रोजेनेसिस कह देते हैं। फिर मेजर पॉइंट जहां तक हम जहां कल हमने समाप्त किया था, वो हमारा पॉइंट क्या था, उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, और फिर वहीं से हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को बारीकी से स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने कल वाली सेशन को। तो हमने बताया कि जिस तरह ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। होता तो ऐसे नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए बनाते हैं कि ये अर्थ है। अर्थ के जो ऊपर वाले लेयर था, जो सरफेस लेयर था, जो टॉप लेयर था, उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया कि ये एक सॉइल है। इसमें भी हमारे पास जो 0 से 30 सेंटीमीटर होगा, इसमें भी हम 2 क्लासेस में बांट दिया। कितने क्लासेस में, 2। एक हमारे पास था सरफेस, और एक हमारे पास था सब सरफेस। सब सरफेस, यही 2 क्लासेस है, सरफेस और सब सरफेस।
सरफेस की बात करें तो ये कितना हो जाता है, 0 से 15 सेंटीमीटर ऊपर का जो सॉइल होगा वो सरफेस होगा। और सारे एग्रीकल्चर क्रॉप का कल्टीवेशन हम मोस्ट ऑफ द क्रॉप यहीं पे ग्रो करते हैं। सब सरफेस का मतलब होता है कि 15 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर से मतलब सेंटीमीटर तक, उससे नीचे आप जितना जाइए वो सरफेस हो जाएगा। ठीक है, हमने ये बातें कर ली थी। अब हमने आपको ये भी बताया कि सरफेस के नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये अर्थ है। क्या है? अर्थ है। जो पृथ्वी हम कहते हैं तो ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपरी वाला जो हिस्सा है, अर्थ के जो ऊपरी वाला हिस्सा है, उसको हमने क्या कह दिया? सरफेस कह दिया। ठीक है, सॉइल कह दिया। सॉइल में भी दो भाग बांट दिया। अब ये सॉलिड वाला पोर्शन है ना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस का मतलब क्या हो गया? सॉलिड। और स्फीयर का मतलब हमने आपसे जिक्र किया था, रीजन होता है। क्या होता है? रीजन होता है। उसके बाद हमने देखा कि जब हम इंटीरियर पार्ट को पढ़ेंगे ना, तो अभी हम जिक्र करेंगे इसके बारे में। इंटीरियर पार्ट को पढ़ते हैं ना तो मिट्टी को, मतलब जो हमारा अर्थ है, उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। तो ये पहला जो ऊपर वाले क्लास को आप देखते हो, इसको हम क्रस्ट कह देते हैं। पहला क्लास क्रस्ट होता है। हिंदी में इसे भूपपड़ी कहते हैं। भूपपड़ी कहते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, क्योंकि हमने आपसे बोला भी था कि ये दोनों मीडियम के लिए है। भूपपड़ी। थोड़ा सा हिंदी अगर गलत भी हो जाए तो उसके लिए माफ कीजिएगा, खुद से थोड़ा देख लीजिएगा। क्रस्ट हमारा क्या है? इंग्लिश है। तो अब दूसरा जो बेटर होता है, यानी कि बीच वाला जो भाग होगा, उसे हम मेंटल कह देते हैं। अब मेंटल वो पागल वाला मेंटल नहीं समझिएगा। मेंटल यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ या सेकेंड फॉर्म ऑफ क्या हमारा टाइप्स अर्थ हो गया। लास्ट वाला जो मेटर होता है उसे हम कोर कहते हैं। और कोर भी हमारा सब जोन में होता है दो। एक होता है हमारे पास, एक होता है क्या हमारे पास, यहाँ होता है आउटर कोर और यहाँ होता है इनर कोर। और इस वाले पार्ट को हम क्या कह देते हैं? कोर कह देते हैं। किस वाले पार्ट को? तो इस वाले नीचे वाले पार्ट को हम क्या कह देते हैं? कोर कह देते हैं। तो ये हो गया, कोर हो गया। ये इंटीरियर पार्ट के बारे में अभी हम जिक्र कर रहे हैं। कौन सा पार्ट? इंटीरियर। तो ये तीनों को हम लिख सकते हैं कि इंटीरियर पार्ट है। तो हम लिख देते हैं भाई, इंटीरियर पार्ट ऑफ। ठीक है, ये इंटीरियर पार्ट हो गया। अब हमने आपसे याद कीजिए कि हम ये भी जिक्र किए थे कि एक्सटर्नल यानी कि एक्सटीरियर पार्ट भी होता है। एक्सटीरियर मतलब एक्स मतलब बाहर की चीजें, एक्स यानी कि बाहर हो चुकी है। तो बाहर की चीजें को हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर पार्ट कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सरफेस के ऊपर वाला जो लेयर होगा, अच्छा इससे दूसरा मार्कर से बना लेते हैं। सरफेस के दूसरे वाले जो लेयर होगा, इस वाले उसके ऊपर वाले लेयर जहाँ पे बहुत सारे गैसेस अवेलेबल होते हैं, उसको हम कह देते हैं क्या? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, हिंदी वाले थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कहिएगा कि सर आप गलत लिखते जा रहे हो। चलिए, तो एटमॉस्फेयर कह दिया हमने। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है ये तो हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम समझ लेंगे क्या, कि एबव द अर्थ सरफेस। एबव द अर्थ सरफेस यानी कि सरफेस के ऊपर का भाग को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहेंगे। जब हम एक्सटर्नली पार्ट पढ़ेंगे यानी कि एक्सटीरियर पार्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि एटमॉस्फेयर आखिर कितना ऊपर, कितने एबव तक होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेयर्स के बारे में भी बात करेंगे, परेशान नहीं होना है। उसके बाद हमने जिक्र और एक चीज किया था कि जो हमारा अर्थ है ना, उसमें अगर वाटर का पोर्शन है, ये क्या पोर्शन है? ये वाटर का पोर्शन है। इस वाले वाटर वाले पोर्शन को हम क्या कह देते हैं? तो वाटर वाले पोर्शन को हम क्या देते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस मतलब वाटर, वाटर, स्फीयर मतलब रीजन। यानी कि जो वाटर वाला रीजन है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं कि एक चीज आपने गौर से देखा होगा कि ये जो सॉलिड वाला पार्ट है इसे हमने लिथोस्फीयर कह दिया। एटमोस्फीयर यानी कि गैसियस जो पार्ट है उसे हमने एटमोस्फीयर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे गैसियस पार्ट लिख लेंगे, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गैसियस पार्ट हमारा एटमोस्फीयर हो गया। हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे वाटर वाला पार्ट है। अब रह गया सर कि आपने सारी चीज जिक्र कर लिया कि अर्थ के नीचे वाला पार्ट भी समझ लिया, ऊपर आउटर पार्ट भी समझ लिया। हम लोग किस में आते हैं? या लिथोस्फीयर में आते हैं कि एटमोस्फीयर में आते हैं? तो हम लोग अपने लिए एक स्फीयर बना लिए, एक रीजन बना लिए। उस रीजन को हम क्या कह देते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लिविंग, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म।
स्फीयर का मतलब होगा रीजन, रीजन यानी कि जहाँ पे जीव जंतु एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अगर हम इसे एक शेड्यूल वाइज लिखना चाहें या एक सर्कल से सजाए तो हम यहाँ पे दो चीजें लिख सकते हैं। एक तो इंटीरियर पार्ट लिख सकते हैं कि इंटीरियर पार्ट में क्या क्या आएगा, एक हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल पार्ट या एक्सटीरियर पार्ट। तो इंटरनल पार्ट पे पहले हम बात करते हैं, यानी कि इंटीरियर पार्ट के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर में हमारा याद कीजिए फर्स्ट क्रस्ट आ जाएगा, इसी के बारे में बात करेंगे डिटेल से। दूसरा मेंटल आ जाएगा, मेंटल वाले वो वाला मेंटल नहीं, हमें यहाँ नाम देना है, मेंटल वाले बीच वाला लेयर। तीसरा कोर आ जाएगा। अब इसको अलग अलग सब क्लासेस है, उसको हम बांट के पढ़ेंगे। फिर अगर एक्सटीरियर पार्ट के बारे में बात करें, यानी कि बाहरी वाले भाग की बात करें, तो बताओ बाहर की भाग आपको क्या क्या दिख रहा है। पहला बायोस्फीयर, हम अपने आप को पहले रखते हैं, ठीक है चलिए। दूसरा हाइड्रोस्फीयर, सॉरी लिथोस्फीयर। दूसरा हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया, तीसरा। और ऊपर वाले भाग को एटमोस्फीयर को 4 नंबर पे रखते हैं। तो इन चारों का नाम ड्रॉ कर दीजिए और उसको हम क्या कह देंगे, एक्सटीरियर पार्ट कह देंगे। तो एटमोस्फीयर, एटमोस्फीयर, उसके बाद हमारे पास हो गया लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। इसके बाद हमारे पास हो गया, अच्छा अपना वाला तो लिखा ही नहीं, बायोस्फीयर, ये भी लिख देते हैं बायोस्फीयर। तो ये इंटरनली पार्ट है, यानी कि इंटीरियर है, और ये एक्सटीरियर पार्ट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज पर्सपेक्टिव से जब आप समझोगे ना, तो आपको थोड़ा सा देख के ये संभव होगा कि क्या हम जहाँ पे रहते हैं अर्थ पे, उसके कुछ हिस्से के बाद अर्थ क्रस्ट आता है, क्रस्ट के बाद और नीचे जाओगे तो मेंटल आएगा, मेंटल से और नीचे जाओगे तो कोर आएगा, और इस तरह से संरचना बनी हुई रहती है किसका, मिट्टी का, अर्थ का। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इंटीरियर पार्ट के बारे में, कि आखिर इंटीरियर पार्ट क्या होता है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एग्जाम में प्रश्न कहाँ से बनता है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि इंटीरियर पार्ट होता क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किसके बारे में, इंटीरियर पार्ट के बारे में। बाकी आप लोग इसको नोट जरूर कीजिएगा, इस तरह से सर्कल बना बना कर, इस तरह से डायग्राम बनाकर आप खुद प्रयास कीजिएगा याद करने का, आपको सारी चीजें याद हो जाएगा। चलिए, तो पहला हेडिंग डालिए क्या, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। क्या हेडिंग डालेंगे, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। चलिए, अच्छा इसको हम दूसरे मैप के अकॉर्डिंग से बना देते हैं। दूसरा मैप, एक बड़ा सा गोला घेरते हैं, एक दूसरा गोला अलग कलर से, कलर है ही अपने पास तो क्यों कंजूसी करें, तो एक दूसरा कलर, तीसरे कलर के भी हम घेर देते हैं। अब दूसरे दो ही कलर है तो आप लोग मत कहिएगा कि तीसरा कलर कहाँ है, ठीक है। अब ऊपर वाला जो लेयर है, इसको हमने जिक्र किया जो 30 सेंटीमीटर था, अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हमने जिक्र क्या किया कि ये हमारा क्या है, तो सॉइल है, यानी कि मृदा है, ठीक है। चलिए आगे जिक्र कर लेते हैं जी। चलिए, तो पहला हमने क्या बात किया कि सॉइल है, और ये सॉइल में भी हमारे पास दो है, एक तो है सरफेस, इस तरह से ना डायग्राम आप बनाते रहिएगा, ठीक है, आपको याद होगा। अब दूसरा है हमारे पास सब सरफेस। तो आपसे पूछे कि सरफेस का एरिया कितना होता है, तो 0 से 15 सेंटीमीटर कह दीजिएगा, इतना ही के बीच में कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है। सीरियल्स की बात करें तो 3 से 5 ही के बीच में नहीं होता है, तो ये तो 15 बहुत ज्यादा है, तो 15 सेंटीमीटर हम अप्रोक्स मानते हैं। सब सरफेस की बात करें तो 15 से 30 सेंटीमीटर हो जाए। चलिए, अब सरफेस का काम खत्म हुआ, अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट वाले फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। और हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हेडिंग भी हमें तो पता होना चाहिए, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। यानी कि भूपपड़ी का बाहरी भाग, हिंदी में भी लिख देते हैं, भूपपड़ी का आंतरिक भाग, बाहरी थोड़ी, इंटीरियर मतलब आंतरिक होता है, आंतरिक भाग, भाग, ठीक है। हिंदी वाले थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो क्रस्ट, क्रस्ट को हम क्या कहते हैं,
भूपपड़ी। भूपपड़ी मतलब ऊपर वाला पपड़ी, ठीक है, जैसे हम लोग पापड़ खाते हैं तो ऊपर वाला पपड़ी नहीं होता, उसी तरह से भूपपड़ी। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा इसके बारे में, पपड़ी के बारे में हम क्या क्या जानेंगे पहले देखेंगे। एक तो हम इसके बारे में जानेंगे क्या कि इसका थिकनेस कितना है, थिकनेस यानी कि कितने दूर तक हम जाएंगे, कितने गहराई तक जाएंगे जिसे हम क्रस्ट कह सकते हैं। मान लो कि हम जहाँ पे खड़े हैं तो हम कितने किलोमीटर नीचे तक जाएंगे कि हम कहेंगे कि ये क्रस्ट पार्ट है, और उससे नीचे जाएंगे कितने किलोमीटर तो उसे हम कह देंगे मेंटल, और उसके नीचे जाएंगे तो उसे हम कितने किलोमीटर जाएंगे तो उसे हम कह देंगे कोर। तो कितने जाएंगे ये हम बताएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड, और एग्जाम से क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से कि डेंसिटी, डेंसिटी इसका कितना होता है, किसका, तो क्रस्ट का, तो डेंसिटी पूछा जाएगा। तीसरा इसमें ये पूछा जाता है, तीसरा पूछा जाता है कि इसी पार्ट का सब जोन है, क्या है, सब जोन है, तो सब जोन इसमें कितना होता है, इसके बारे में तीसरा बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम समाप्त कर लेते हैं, मतलब डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम मेंटल के बारे में बात करेंगे। देखो थिकनेस की बात करें ना तो 5 से 55 किलोमीटर एग्जैक्ट होता है, 55 किलोमीटर, उसमें भी एग्जैक्ट आपको पता करना है। तो 55 किलोमीटर एग्जैक्ट आप लिख लीजिएगा कि 0 से लेकर 5 हमने क्यों कहा, 5 हमने इसलिए कहा कि ऊपर वाला पार्ट भी तो कुछ छोड़ना है, तो हमने कह दिया कि 5 किलोमीटर से यानी कि 5 से लेकर नीचे 55 किलोमीटर तक क्रस्ट वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब क्रस्ट वाला पार्ट को एग्जैक्ट 55 कह देते हैं। एक बुक आती है जिस बुक में बताई गई है ISSS यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, उसमें बताई गई है कि हम सीक्वेंस ले लेते हैं 0 से 100 केजी कह रहे हैं, सॉरी किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक क्या होता है हमारा क्रस्ट का थिकनेस होता है। पहला चीज डेंसिटी बहुत जरूरी है, डेंसिटी आपको याद होनी ही चाहिए। डेंसिटी के बारे में बोला जाता है कि 2.5 से लेकर 3 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्या होता है, यहाँ डेंसिटी होता है। तो इस डेंसिटी को बहुत बारीकी से याद रखिएगा। अब जैसे कि हमने बात किया कि इसका 2 जोन होता है, 2 सब जोन होता है, जोन नहीं होता, सब जोन, मतलब जोन का ही जोन सब जोन कहलाता है। तो सब जोन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ गया जी, तो सब जोन यहीं पे लिख देते हैं, सब जोन। थोड़ा सा देखिएगा बोर्ड का दिक्कत है, बाकी आप सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। सब जोन इसका कितना होता है, 2 होता है। पहला हम शॉर्ट फॉर्म में इसे सियाल लिख देते हैं, सियाल, इस तरह से याद रखिए सियाल। दूसरा हम सीमा, सीमा मतलब वो नहीं लड़की का कोई नाम नहीं, सीमा। अब इन दोनों के पीछे की कहानी क्या है समझते हैं। सियाल को 2 भागों में तोड़ दो, सियाल पहला सिलिका, दूसरा एल, यानी कि एल से हम क्या इंडिकेट करते हैं, अगर आपने 12th क्लास में थोड़ा सा भी एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो ये चीजें तो याद किया ही होगा। तो SI मतलब सिलिका और एल मतलब एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम और सिलिका से मिलकर बना हुआ होता है उस जोन को हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। सीमा का मतलब होता है एस फोर सिलिका और मैग्नीशियम, ए से मैग्नीशियम लिखाता है, जी से तो उसका शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन हम जब लिखते हैं मैग्नीशियम को तो ए से लिखते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि सीमा जो होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनता है, और इससे बनने वाला जो रॉक्स होता है वो बेसाल्ट होता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है ना कि रॉक्स क्या होता है, तो जब हम सर्कल पढ़ेंगे, कौन सा सर्कल, तो हम साइकिल पढ़ेंगे, कौन सा साइकिल, तो रॉक्स साइकिल। आखिर रॉक्स बना कैसे है, रॉक्स कैसे बन रहा है, मिट्टी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मिट्टी कैसे बन रहा होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हाँ अभी याद आ गया, आप लोग कमेंट में बताएं कि 1 इंच मिट्टी पूरे अर्थ के बनने में कितना समय लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ये कल की क्लास में बताई गई है। तो हमने पहला देख लिया क्रस्ट के बारे में, अब दूसरा देख लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। तो दूसरा ये वाला क्या होता है, मेंटल होता है, मेंटल होता है। तो मेंटल से वो वाला मेंटल नहीं देखेंगे, हम बार बार यही कह रहे हैं। मेंटल यहाँ हमारा क्या हो गया, मेंटल का मतलब हो गया कि मीडियम लेयर, मीडियम का जो लेयर होगा सॉइल को उसको हम क्या कह देंगे, मेंटल कह देंगे, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास ये सारी चीजें होगा। सबसे पहले सर थिकनेस बता दीजिए कि थिकनेस क्या होगा इसका, तो लीजिए थिकनेस भी जानेंगे। दूसरा डेंसिटी जान लेंगे कि डेंसिटी कितना होता है, और इसमें हम टेम्परेचर भी जान लेंगे, क्या जान लेंगे, तो टेम्परेचर भी जान लेंगे, टेम्परेचर भी जान लेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं आप सब कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें, अच्छा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ऐसा ना हो कि आप ऊपर वाला भाग में समझ जाना कि इसमें होता है ये सारी चीजें, नहीं, ये किस में होगा, ये होगा इस वाले मेंटल वाले पार्ट में, तो यहाँ से ऐड कर लेंगे,
ठीक है, चलिए सबसे पहले थिकनेस की बात करते हैं। थिकनेस हमारा कितना होगा इसमें, 2900 किलोमीटर बताया जाता है थिकनेस होगा। अब बताइए यहां से लेकर यहां तक, यहां से हमने स्टार्ट किया चलना, यहां तक जब हम पहुंचे तो कितना किलोमीटर तक पहुंचे थे, तो हम एग्जैक्ट बात करें तो 55 किलोमीटर। अगर एक रेंज में बात कर ले तो 100 किलोमीटर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक हमारा क्या था, क्रस्ट वाला पार्ट। अब फिर हम 55 किलोमीटर से चलेंगे चलेंगे तो कोर पार्ट पे जब तक पहुंचेंगे, जब तक हमारा कितना हो जाएगा, जब तक हमारा हो जाएगा मेंटल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मेंटल, मेंटल वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शायद हमने इस वाले पार्ट में लिख दिया तो इसको भी एडिट कर ले। ये तो हमारा क्रस्ट वाला पार्ट है, तो ये क्या हो गया हमारा मेंटल वाला पार्ट हो गया। तो मेंटल वाला पार्ट पे चलेंगे, कितना किलोमीटर चलेंगे, तो 2900 किलोमीटर चलेंगे। तो चलिए अब हमें क्या जानना है, अब हमें जानना है डेंसिटी। तो डेंसिटी पिछले वाला हमारा कितना था, 2.3 पे छोड़े थे ना, तो 3 को हम रिसीव करते हैं, 3 को रिसीव करके हम बना लेते हैं 4। 3 6 रिसीव नहीं करना, 3 से रिसीव करेंगे और 4.5 ग्राम क्यूबिक, ये हमारा इसका डेंसिटी है। अब यहाँ थोड़ा टेम्परेचर, अच्छा यहाँ एक और चीज देखिएगा कि यहाँ ना पूरा पार्ट सॉलिड होगा और आधा कुछ भाग में सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड का मतलब कुछ पानी भी अवेलेबल होगा इस पानी में, इसलिए हम कह देते हैं। ठीक है, चलिए इतना थोड़ा सा, ये तो इतना बेसिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कभी कभी ना टेम्परेचर आपसे पूछ लिया जाएगा, तो टेम्परेचर आपको लगाना है 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3700 के बीच में, यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। कई बार कई बुक में बताया भी जाता है कि 4000 टेम्परेचर, तो इसको भी याद रखिएगा। अब आपके मन में आएगा कि सर आप दो दो डाटा बता रहे हैं, बताइए दोनों में से क्या एक्यूरेट सही होगा। तो जब भी ऑप्शन आएगा ना, तो इसी के अनुसार लगाना होगा। कभी आपको 4000 और 3700 दोनों एक साथ नहीं देगा, कोई एक ही देगा। मान लीजिए कोई बुक फॉलो किया और जो हमने बुक, जो मैं बुक फॉलो करता हूँ पढ़ता हूँ, वो ऑथराइज बुक है और यहाँ से ये लिखना है। कुछ बुक में ये भी दे दिया जाता है, तो ये भी याद कर लेंगे साथ में ही। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मेंटल हो गया। अब हम मेंटल के बारे में बात कर लिए, तो लास्ट हम बात कर लेते हैं कोर के बारे में। किसके बारे में, कोर के बारे में। तो कोर के बारे में भी हम 3 चीजें जानेंगे ना भाई, क्या क्या जानेंगे। पहला हम डेंसिटी को जानेंगे, ठीक है। अच्छा डेंसिटी से पहले हम किसको जानेंगे, थिकनेस को जानेंगे, थिकनेस, थिकनेस, थिकनेस को जानेंगे पहला, ये दूसरा कर देते हैं। तीसरा हम यहाँ पे टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, मतलब यहीं से मोल्टन मैको अगर निकलेगा तो बहुत ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होता है। चलिए थिकनेस की बात करते हैं, तो 3500 किलोमीटर यहाँ आपको थिकनेस देखने को। अब एक चीज गौर करना कि 2900 किलोमीटर से नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3500 किलोमीटर हो जाएगा। तो 3500 किलोमीटर तक बताया जाता है हमारा क्या, यानी कि 2900 गए, 2900 से कितना नीचे जाना पड़ेगा, 600 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। तो कौन सा भाग आ जाएगा, कोर आ जाएगा। अब डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी ना इसके दुगुना बढ़ जाता है, डेंसिटी दुगुना बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे डेंसिटी कितना बढ़ जाएगा सर, दुगुना बढ़ जाएगा। तो अनुमान लगाइए, दुगुना अगर बढ़ गया तो 4.5 का दुगुना है तो कितना हो जाएगा, 9.0 से लेकर 12 पॉइंट तक हो जाएगा। 12.0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। ये इसका डेंसिटी है। ठीक है, अब यहाँ टेम्परेचर अगर कंसीडर करें तो टेम्परेचर यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा इन द सेंस कि 5000 डिग्री सेल्सियस था आपको टेम्परेचर देखने को यहाँ मिलेगा। अब कोर ना 2 भागों में बढ़ जाता है, मतलब इसका सब जोन होता है, भागों में तो बढ़ता नहीं है, जोन सब होता है। तो यहाँ लिख लेंगे सब जोन ऑफ, सब जोन ऑफ कोर, कोर का सब जोन कौन कौन से है, तो हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे कौन कौन से है। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक हमारे पास जोन होता है आउटर कोर, आउटर कोर। दूसरा होता है इनर कोर, इनर कोर। आउटर कोर इन द सेंस की, आउटर कोर इन द सेंस की मान लो कि एक सरफेस ये है, तो ऊपर वाली कोर और एक नीचे वाली कोर। तो ऊपर वाली कोर का अगर हम बात करें ना, तो ये बताया जाता है कि ये 2900 से लेकर, मतलब 2900 से स्टार्ट होता है और 3000 या 3500 के किलोमीटर में होता है। लेकिन इनर कोर का मतलब क्या है सर, तो ये अंदर की बात, जहां तक मेन पॉइंट आ जाता है इसका रेडियस, तो यहाँ तक 3500 किलोमीटर होता है, याद रखें। 3500 नहीं, 3500 से यहाँ कितना हो जाएगा, 3500 से तो स्टार्ट ही होगा, ये तो गलत हो गया। 3500 से लेकर कितना हो जाएगा, 63-78 हो जाएगा किलोमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमसे छूट ही गया था, जो अभी हम लिख देते हैं
कि आप इस बिंदु से लेकर सरफेस से लेकर यहाँ तक जहाँ तक कोर का लास्ट छोर है वहां तक अगर आप जाते हो तो कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको? 6378 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इसका ये क्या होता है? एक डिस्टेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो क्वेश्चन पर्सपेक्टिव मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव और नॉलेज पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिएगा, इस चीज को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस कॉपी में ये ड्रॉ होना चाहिए इसी तरह से इमेजेस बनाकर कि क्या क्रस्ट होता है, क्या कोर होता है, कोर का डेंसिटी कितना है, क्रस्ट का डेंसिटी कितना है, ताकि आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां रिलेट कर लें। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप 2 बार इस फिगर को खुद से बनाओगे, 2 बार ये सारे थिकनेस सारे ये चीजें लिख दोगे ना, तो मैं गारंटी कहता हूँ आपको ये एंड ऑफ द डे याद हो ही जाएगा। तो मोरल ऑफ स्टोरी हमारे पास क्या हो गया कि हमारा इंटीरियर जो पार्ट है अर्थ का, हम लोग कहाँ पे है? अभी निचली सतह से बात कर रहे हैं, अर्थ के नीचे की बात कर रहे हैं, वहां की बातें है। तो ये सारी चीजें पाया जाता है, 3 चीजें, पहला क्रस्ट, दूसरा कोर मेंटल, तीसरा क्रस्ट सॉरी कोर। कोर का सब जोन होगा 2, एक आउटर कोर एक इनर कोर। मेंटल, मेंटल में थिकनेस और डेंसिटी याद रख लेंगे। उसके बाद हमारा क्रस्ट आ जाएगा, क्रस्ट का भी सब जोन होगा। एक तो जोन नहीं कह सकते हम, ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 फॉर्म होगा, एक हमारे पास सियाल जिसमें सिलिका एल्यूमिनियम से बनेगा, एक हमारे पास सीमा जिसे हम सिलिका और मैग्नीशियम कहते हैं, ठीक है। इससे क्या बनता है? बेसाल्ट बनता है। ये रॉक्स के बारे में बताएंगे। तो अगर हम खुद से बोले आपको रिवाइज कराने के लिए, तो खुद से एक बार हम सब रिवाइज करते हैं। चलिए, सबसे पहला पार्ट बताइए, क्रस्ट। दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। क्रस्ट का थिकनेस बताइए, 5 से 55, एग्जैक्ट 55, किसी किसी बुक में 0 से 100 किलोमीटर भी रहेगा। अच्छा, डेंसिटी बता दीजिए, डेंसिटी बताइए, 2.5 से लेकर कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट तक रहेगा। चलिए, ये क्रस्ट का पार्ट हो गया। सब जोन भी बता दिया हमने, एक सियाल यानी कि सिलिका एल्यूमिनियम, एक हमारे पास सीमा सिलिका एंड मैग्नीशियम। चलिए, ये हमारा क्रस्ट हो गया। कोर के बारे में बात करते हैं। कोर हमारा क्या है? सॉरी, कोर से पहले मेंटल के बारे में। मेंटल हमारे पास मीडियम मतलब बीच वाला जो भी पार्ट है, मीडियम पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, उसमें हम थिकनेस समझते हैं 2900 किलोमीटर। उसमें हम डेंसिटी समझते हैं, तो हमने कहाँ पे छोड़ा था? 3 पे। तो 3 पॉइंट से लेकर 4.5 तक होगा डेंसिटी। चलिए, उसके बाद टेम्परेचर 1000 से 3200 के आसपास में डिग्री टेम्परेचर होता है। सोलिड और सेमी सोलिड दोनों होगा, थोड़ा सोलिड भी होगा, थोड़ा सेमी सोलिड होगा। तीसरा हमारे पास कोर। कोर का सब जोन आउटर कोर, इनर कोर। सबसे ऊपर आउटर कोर, सबसे नीचे इनर कोर। आउटर कोर 2900 से 3500, इनर कोर 3500 से लेकर कितना हमारे पास 6378 किलोमीटर तक आ जाएगा। पूरे अगर रेशियो की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 6378 किलोमीटर हो जाएगा। बस इतना ही याद करना है। ये सारा पार्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट में आ गया। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसको नोट जरूर कीजिएगा, आपके पास ये टेबल होनी चाहिए। चलिए, अब हम एक्सटर्नल पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल पार्ट क्या होता है। इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, अब आप हेडिंग डालिएगा क्या? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ दी, एक्सटर्नल तो नहीं, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ दी अर्थ क्रस्ट, यानी कि मिट्टी के ऊपरी लेयर के बारे में जानेंगे। मिट्टी के ऊपरी लेयर कितने हैं? मतलब लेयर तो नहीं, ऊपर की भाग के कितने कितने हैं? तो 4 हैं। सबसे ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर अपने आप को रख लेते हैं, बायोस्फीयर। दूसरी हमारे पास लिथोस्फीयर, तीसरी एटमोस्फीयर, चौथी आप क्या रखोगे? हाइड्रोस्फीयर। ये कहीं नहीं पूछा जाएगा सीक्वेंस क्या होगा, आपको जो मर्जी जो याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लिखते हैं एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसको समझ लेते हैं बढ़िया से। चलिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट लिखना पड़ेगा। चारों पॉइंट के बारे में लिख देते हैं। सॉलिड वाले पोर्शन को क्या कहेंगे जी? लिखिए, लिथोस्फीयर। लिक्विड वाले पोर्शन, लिक्विड इन द सेंस की वाटर, उसको हम क्या कह देंगे जी? अच्छा, पेन बदल बदल के लिख लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा रंग बिरंगे लगे। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब हम बात कर लेते हैं गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म, तो गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा जी? गैसियस फॉर्म में हो जाएगा एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर, ठीक है। एटमोस्फेयर के बाद हम जानेंगे कि बायो लिविंग यानी कि
बायो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे हमारे पास बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। अच्छा, आपको ये तो पता है ना स्फीयर मतलब रीजन होता है। चलिए, अब उसमें हम सबसे पहले ऊपर से आते हैं, ऊपर से यानी कि ये हमारा अर्थ था, इसके ऊपर जो गैसियस वाला फॉर्म था इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं इस वाले फॉर्म से। तो ये नोट कीजिए, सॉलिड वाला पार्ट लिथोस्फीयर, लिक्विड वाला पार्ट हाइड्रोस्फीयर, गैसियस वाला पार्ट एटमॉस्फेयर, बायो एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर। चलिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है एटमॉस्फेयर। क्या हेडिंग डालना है? एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एक एक को हम ड्रॉ करते चलेंगे कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हेडिंग क्या डालना है वो हम पहले बताते हैं। हेडिंग में लिखना है एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वायु मंडल कहते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा हिंदी। चलिए, एटमॉस्फेयर के बारे में जानिए। सबसे पहला, एबव दी अर्थ सरफेस सराउंडिंग दी। अच्छा, इस तरह से डिफिनेशन तो लिखने में सही नहीं जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और आसान बना के लिखते हैं कि ताकि सटीक समझ में आए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सटीक समझने के लिए हम क्या लिखेंगे? मिक्सचर ऑफ, फिजिकल मिक्सचर ऑफ, फिजिकल मिक्सचर ऑफ gaseous surrounding the earth, surrounding the earth surface is known as atmosphere। एटमोस्फेयर तो ऐसे हम जब मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारा एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटर्नली पार्ट पे आया है, तो एक्सटीरियर पार्ट पे हमें ये समझना होगा। इसमें हम फिजिकल एंड जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में समझते हैं। एटमॉस्फेयर के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये गैसियस का फॉर्म है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी होना चाहिए हमें कि सर इसमें कौन कौन गैस होते हैं। तो देखो, गैस तो बहुत होते हैं, लेकिन 4 ऐसे गैस है ना जो आपको इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी जरूरी है, आपको याद भी रखना है और आपको पता भी होना चाहिए कि अच्छा ये गैस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। आप लोग जब इतने बड़े हो गए तो ये सारी गैसेस अवेलेबल है, आपको पता नहीं है लेकिन अभी पता होनी चाहिए। तो क्या क्या गैसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक छोटा सा टेबल भी ड्रॉ कर ही लेते हैं यहाँ पे। टेबल इन द इस तरह से आपको बना लेना। इधर हमको क्या लिख लेना है? तो इधर लिख लेना है गैसेस और इधर लिख लेना परसेंटेज। परसेंटेज भी तो जानेंगे किस गैस का कितना परसेंटेज है। चलिए, तो इधर आप लिख लीजिए, ड्रॉ कीजिए गैसेस, इधर ड्रॉ कीजिए परसेंटेज, परसेंटेज। ठीक है, चलिए। अब गैसेस के बारे में, कौन कौन से गैस होगा, तो इसको भी अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। 4 गैसेस है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारा गैस। 4 गैसेस में सबसे पहला गैस हमारे पास, अब पहला इन द सेंस कि ज्यादा मात्रा में किसका है, ठीक है, N2, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब आप 8वीं क्लास से ही पढ़ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? तो ये होता है 78.08%। ये एक्यूरेट डेटा है जो आपको याद रखना है। आते हैं दूसरे, दूसरा हमारे पास आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब दूसरा ऑक्सीजन है तो कितना परसेंट है? तो ये 20.97 होता है, तो हम 21% कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हम याद रख लेंगे। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है कॉन्सेंट्रेशन के अनुसार से आर्गन होता है, आर्गन। ठीक है, अब ये कितना होता है? तो आर्गन हमारे पास होता है 0.93%। ठीक है, याद रख लेंगे। उसके बाद हम आते हैं किस पे? उसके बाद आते हैं हम
उसके बाद किस पे आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूछा भी जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 0.03। अभी जो डेटा है देखो, पहले क्या कांस्टेंट, पहले एक चीज समझ लो कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस है ना, वो हमेशा परमानेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन हमने इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर दिया, हमने इतना ज्यादा ग्रीन जो हमारे पास हाउस था उसका इफेक्ट बढ़ा दिया कि एटमॉस्फेयर का अभी कंसंट्रेशन अगर हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट या अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा, तो बताया जाता है 0.04% हो चुका है। इतना कंसंट्रेशन बढ़ चुका है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि यहीं पे आ चुका है, तो यहीं पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक चीज ये है कि एटमॉस्फेयर में ये इतना परसेंटेज है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ साथ अगर सॉइल में पूछा जाए, देखो ये कंपोजिशन सॉइल का नहीं है, लेकिन पूछ दिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में कितना होता है, तो हम सीधा कह देंगे इसके 10 गुने होता है। 10 गुना का मतलब है कि 10 गुना ज्यादा होता है, तो 0.3% होता है, जीरो हट जाता है, 10 गुना हटेगा तो 0.3 हो जाएगा, ये ज्यादा है। अब ये ज्यादा कैसे है सर, सॉइल में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा कैसे है, तो इसका सारा श्रेय जाता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक चीज याद रख लेंगे यहीं पे, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस नहीं लेकिन आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन फिर भी याद रख लेंगे। माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके जितने भी खाने का फूड, मतलब जितने भी वो खाना खाता है, उसका जो मेन फूड होता है वो कार्बन होता है। और कार्बन कौन देता है, प्लांट उसको कार्बन पहुंचाता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, वो उसको नाइट्रोजन फिक्स करके बताता है। अब यहीं पे बात आ चुकी है एटमॉस्फेयर में, एक और चीज समझ लेते हैं। और चीज क्या है, और चीज ये है कि जो नाइट्रोजन इतना परसेंटेज में आप देख रहे हो 78.0%, ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। अब हमें ये समझना है कि इतना है नाइट्रोजन, प्लांट इसे यूज नहीं कर पाता है, तो फिर क्या जरूरत है, फिर कैसे हम इसे यूज करा पाएंगे, तो इसे यूज करा पाएंगे किसी भी प्लांट को उसके नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। किसके, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कशन कर लेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीके से हो सकता है। हम किसी कंपनी के माध्यम से भी कर सकते हैं, बिजली जब कड़कती है, जब बारिश बारिश होने वाला होता है उस समय भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, कि हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई प्लांट राइजोबियम जैसे हो गया, वो क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन कर लेता है लेग्यूम्स क्रॉप में। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे किसमें, ये हम बात करेंगे जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे नाइट्रिफिकेशन के बारे में, तब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तब। अभी एटमॉस्फेयर के बारे में आपको इतना याद होना ही चाहिए, तभी जाकर आपको क्या होगा, ये सारी चीजें पता होगा। और पता क्या, एग्जाम में आप बढ़िया से मार्क्स ला सकते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है, कार्बन परसेंटेज कितना होता है। उसके बाद पूछ दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज कितना होता है, अर्थ में भी पूछ दिया जाएगा, यानी कि सॉइल में भी पूछ दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर में भी पूछ दिया जाएगा। तो इस तरह से हमें कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ नहीं सारी चीजें ही याद रख लेंगे। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर हो गया है, तो दूसरा हम आ जाते हैं बायोस्फीयर के बारे में। तो अब हेडिंग डालेंगे क्या, बायोस्फीयर के बारे में। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, तो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट पढ़ रहे हैं। ये हमें याद होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप लोग ये बातें भूल जाओ। तो अब हम यहाँ पे इसी को बायोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं यहीं पे। तो हेडिंग डालिए बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं, इसको दो खंडों में तोड़िए, बायो प्लस स्फीयर। हम जानते हैं कि बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, लिविंग, हम सब लिविंग ही है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्फीयर का मतलब होता है, इंडिकेशन करता है किसके लिए, रीजन्स। रीजन मतलब कहाँ पे है, तो रीजन नहीं कहते इस रीजन वो रीजन, ये रीजन ही होता है। हिंदी क्या होता है थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जहां पे क्या एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जहां पे लिविंग, जिसे हम सजीव कहते हैं, जीव रहते हैं उस रीजन को हम क्या कह देते हैं, एक बायोस्फीयर कह देते हैं। यानी कि हम इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द रीजन टू एग्जिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोस्फीयर, कह सकते हैं। तो बायोस्फीयर के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे अवेलेबल होते हैं उसे हम बायोस्फीयर कह देते हैं। अब इसमें हम लोग भी आ जाएंगे, इसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, तो ऐड कर लेते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, ह्यूमंस भी आ जाएंगे, ह्यूमन भी आ जाएंगे, इसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, इसमें लिविंग जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे, ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे, उसके बाद प्लांट भी आ जाएगा। तो ये सारा पार्ट किस में आ गया, बायोस्फीयर में आ गया। तो दो लेयर हमारा स्फीयर समाप्त हुआ, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। अब हम हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं, एटमोस्फीयर। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। इस तरह से पॉइंट आप लिखते चलेंगे, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप सुन ही रहे हैं मेरे को। चलिए अब हाइड्रोस्फीयर किस पे आते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इसको भी दो खंडों में तोड़ देते हैं, क्योंकि हम आसान कर लेते हैं ना अपनी चीजों को याद करने के लिए। तो हाइड्रो को दो वर्डों में तोड़ते हैं, हाइड्रो प्लस स्फीयर। और आपने बचपन से पढ़ा होगा, ना भी पढ़ा होगा तो कई बार सुना होगा कि जहां पे हाइड्रो चीज आ जाए तो हम कहते हैं टू इंडिकेट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को इंडिकेट कर रहा है। स्फीयर टू इंडिकेट ऑफ रीजन, अभी हमने बात किया बिफोर। चलिए तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोस्फीयर का मतलब एक और है, जैसे मान लीजिए आपको कह दे कि हाइड्रोपोनिक, तो हाइड्रोपोनिक को दो खंडों में तोड़ दो। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, पोनिक मतलब लेबर, जो वाटर हम क्या करते हैं, वाटर में किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया कि हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो आप जानो कि 71% वाटर, वाटर इन अर्थ, ठीक है, अर्थ पार्ट, ये याद रखेंगे। दूसरा हम क्या लिख लेंगे कि जहां पे वाटर अवेलेबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो लिखेंगे विच रीजन वेयर एग्जिस्ट ऑफ वाटर इन स्फीयर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर याद हो जाएगी। चलिए हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर के बारे में इतना ही जानना है। तीसरी बात कि वाटर के बारे में जब बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बातें भी कर लेते हैं वाटर के बारे में, कि आखिर वाटर हम लोग के लिए भी जरूरी क्यों है और उसके साथ साथ प्लांट के लिए भी जरूरी क्यों है। थोड़ा सा इसको डिटेल्स में समझ ही लेते हैं। बस वैसे तो इरिगेशन चैप्टर में वाटर पढ़ेंगे या सॉइल वाटर पढ़ेंगे, वहां पे समझ लेंगे। देखो वाटर जो होता है ना, हम ऐसा कहते हैं कि वाटर इज लाइफ। क्यों कहते हैं वाटर इज लाइफ, क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट जो होता है वो डिपेंडेंसी, तो मतलब प्लांट को ग्रोथ के लिए तो बहुत सारा एलिमेंट चाहिए, बहुत सारा कंपोनेंट चाहिए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर। क्योंकि वाटर का दो काम है। वाटर का पहला काम क्या है, पहला काम है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। दूसरा काम है डिजोल्व ऑफ न्यूट्रिएंट, डिजोल्व ऑफ न्यूट्रिएंट। मान लो कि किसी भी हमारे पास कोई भी प्लांट है, उसके अंदर अगर वाटर अवेलेबल भी ना हो तो ये न्यूट्रिएंट जो अवेलेबल होगा इसके अंदर, क्या वो डिजोल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब न्यूट्रिएंट ही डिजोल्व नहीं हो पाएगा तो वो जाइलम और फोइलम के माध्यम से ऊपर जाएगा ही नहीं। क्योंकि न्यूट्रिएंट का अपना एक स्पेशलाइजेशन क्या है कि जब तक वो वाटर के संपर्क में नहीं आएगा वो सॉइल सोल्यूशन नहीं बना पाएगा, और सॉइल सोल्यूशन नहीं बना पाएगा तो ये आयन क्या होगा, प्लांट को एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो वाटर का ये अवेलेबल है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जल ही जीवन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हमें हमारे शरीर में जितने भी भाग हैं, हम ऐसे कहते हैं कि 80 से 90 या 95 भी कह देते हैं, तो 95% भाग क्या होता है, वाटर ही अवेलेबल होता है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत हम बात करें, डिटेल से हम समझेंगे। ये हम नहीं, इस सिर्फ में स्पेयर समझ रहे हैं कि कौन सा स्पेयर किससे रिलेटेड है। डिटेल्स हम सारी बात करेंगे, परेशान नहीं होना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, लास्ट हम बात कर लेते हैं लिथोस्फीयर। लास्ट क्या, अभी तो सेकेंड लास्ट है ना, लिथोस्फीयर। तो हेडिंग डालिए लिथोस्फीयर, इस तरह से लिथोस्फीयर, हेडिंग क्या डालना है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। अब इसको भी दो खंडों में तोड़ देंगे, सारे को तोड़ तोड़ के याद रखेंगे ना तो बहुत जल्दी याद जाएगा। लिथो, लिथो प्लस स्फीयर। लिथोस का मतलब क्या हो गया, हमने बात किया अभी, सॉलिड। स्फीयर का मतलब रीजन, यानी कि सॉलिड वाला जो रीजन होगा उसे एटमोस्फेयर कह देंगे। सॉरी, जो सॉलिड वाला रीजन होगा उसे लिथोस्फीयर कह देंगे,
और इसी लिथोस्फीयर में हम जब पढ़ रहे थे तो सारा भाग पढ़ रहे थे, जहाँ पे क्रस्ट भी देखा हमने, मेंटल भी देखा हमने, कोर भी देखा। क्रस्ट 5 से 55 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, कोर हमारे पास 3500 किलोमीटर से लेकर 6368 किलोमीटर, 78 किलोमीटर। ये टोटल कितना किलोमीटर है? तो ये 6378 किलोमीटर। इस तरह से हमें ये याद होगा। तो लिथोस्फीयर भी हमारा क्या हो गया? तो लिथोस्फीयर भी हमारा समाप्त हो गया, यानी कि सॉलिड पोर्शन को हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर कहेंगे। आ जाइए, लिक्विड पोर्शन, वाटर वाला पोर्शन को हाइड्रोस्फीयर। अब लास्ट बच जाता है हमारे पास, लास्ट क्या बच जाता है उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट हमारा बच जाता है क्या? लिथोस्फीयर तो हो ही चुका है, तो लास्ट हमारे पास बच जा रहा है, अच्छा लिथोस्फीयर लास्ट क्या? लिथोस्फीयर ही लास्ट था, यानी कि हाइड्रोस्फीयर हम देख ही चुके हैं, बायोस्फीयर देख ही चुके हैं, एटमोस्फीयर देख ही चुके हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास लिथोस्फीयर भी देख ही चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो चीजें समझा, एक एक्सटर्नल पार्ट, एक इंटीरियर पार्ट। आप क्या करेंगे? जो भी चीजें बताई गई है उसको रिवाइज करेंगे, उसको पहले नोट डाउन करेंगे, जो चीजें आपको नहीं याद हो रही है उसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार लिखेंगे, आपको याद हो ही जाएगा एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो आज हमने दो चीजें के बारे में बात की जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बढ़िया मतलब इंपॉर्टेंट है और नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये क्लासेस कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर, और थोड़ा-सा आप अपना प्यार दिखाइए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, और उसके साथ-साथ सपोर्ट क्या करना है, अपने चैनल को अपने दोस्तों के पास भेजना है। इससे एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनेगा। सिम्बायोटिक रिलेशन जब बायो फर्टिलाइज़र पढ़ाएँगे, तो वहाँ पे बहुत आसानी से समझाएँगे कि सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है। जैसे आप अपने दोस्त के पास भेजोगे, क्या भेजोगे? ये लिंक भेजोगे, तो वहाँ से ये वीडियो चलेगा, वीडियो वो हमें देखेंगे, तो उनका भी फ़ायदा हुआ, हमारा भी फ़ायदा हुआ, आपका भी फ़ायदा हो गया। आप अपना दोस्त से एक फ्रेंडशिप बना रहेगा कि हाँ, मेरा दोस्त जो है एक दूसरे का हेल्प करता है, तो एक दूसरे का हेल्प करना ही सिम्बायोटिक कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो जब हम फर्टिलाइजर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बायो फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी पढ़ाया गया है उसको आप वेटेज वेटेज दोगे और रेटिंग भी दोगे, रेटिंग जरूर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि भैया क्या दिक्कत है, नहीं है, जो भी दिक्कत होगा जरूर बताएंगे। बाकी बात करते हैं, कल की क्लास फिर हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है। कल हम फिर आगे रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और मजा आने वाला है कि रॉक्स कैसे बनता है, रॉक साइकिल कैसे होता है, रॉक्स कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हम जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए हम अलविदा होते हैं, यानी कि वीडियो समाप्त करते हैं, और फिर हम कल आपके साथ जुड़ेंगे इसी समय पे और इसी जगह पे। धन्यवाद।